मैंने कहा सैलाब तबाही का आया और रहनुमा चुप रहे, ओढ़ बादशाही का लिया चाहे कोई कहे ना कहे। भैया को बादशाही बोलते हैं ये, माँ तुम कड़े के बादशाह हो, तुम अपने घर के मसले को हल नहीं कर सकते। डोमिनेंस का मसला होता है हमारे समाज में, मूछ रखते नहीं ज्यादा लोग, पर सवाल मूछ का होता है जी। तकरीबन मेरे ख्याल में 100 के जमींदार है ये दलील साहब, उसकी फसल खड़ी बर्बाद हुई। और कमाल की बात है उसके घर में सिर्फ 2 बुजुर्ग महिलाएं थी, गांव में उसको 2 टूक नहीं मिले उन औरतों को। और कमाल की बात है धर्मेंद्र भाई कि जिस दिन सूबेदार दलेल और उसके परिवार की रिहाई हुई, अगले दिन दूसरे परिवार की लड़की की शादी थी और विदाई सूबेदार साहब ने करी। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जी, हाँ, जिसने बचपन में वर्दी पहनने का सपना ना देखा। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव उसका नियम है और बदलाव को रोका नहीं जा सकता, बदलाव के लिए तैयारी की जा सकती। अनफॉर्चुनेटली हरियाणा में वो तैयारी नहीं है। उसने कहा 2030 या मैक्सिमम 40 के बाद हरियाणा नाम की चिड़िया नहीं होगी। छोटूराम जी ने हमारे को मुश्किल से जीविका में हमें रास्ता दिखाया कि भी ऐसे हो सकता है। जैसे फेवरेबल लैंड लॉज बनाए, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एवरेज साइज ऑफ फैमिली 5 जवान होते थे, 1 हाड़ी 1 पाड़ी, 3 तुम सरप्लस हो। और तुमने राह बता दूं हरियाणा को, हरियाणा इज बीइंग डिफीटेड डेमोग्राफिकली बिकॉज नीदर मुगल्स कुड डिफीट अस नॉट द ब्रिटिश कुड डू। नाउ अ डेमोग्राफी इज इनफैक्ट द पॉलिटिक्स का, आज की जो पॉलिटिक्स है उसका एक रूप डेमोग्राफिकल है जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। आपका अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज की तरफ नजर ले जाए ना तो पिक्चर बिल्कुल साफ है कि आपका कोई वजूद ही नहीं है। जमीन के 2 पहलू होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है वैल्यू एडिशन। हमारे जो पूर्वज हैं वो जमीन को रेवेन्यू के रूप में यूज नहीं करते, वैल्यू एडिशन करते थे। जितनी भी सभाएं होती हैं, मंच सजता है, हर आदमी की एक ही प्रायोरिटी होती है कि उसको मंच पर जगह मिले और मंच पर बैठते उसको कोई माला पहनाए और माला पहनाते उसको हाथ में माइक दे दे। M3 मैं हैरान होता हूँ, 58 साल का होते ही है ना। हाँ, वो अपने बूढ़े मान ले खुद ने। वो अपना कहावत है, हम क्या है, हम लेने के बड़े शौकीन, हम देने के नहीं है। हमें देना नहीं आता ही नहीं, हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है देने की। हमें देने की कॉन्सेप्ट, अगर आप इनफैक्ट सही मानने में जो प्लेजर है ना, जो रूह की जो पोषण है वो देने में। जिंदगी को 4 शब्दों में निचोड़ा जा सकता है, अर्ज, कर्ज, फर्ज, मर्ज। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं शौर्य चक्र विजेता कर्नल मेहर सिंह दैया जी। कर्नल साहब स्वागत है आपका। नमस्कार भाई जी। और कर्नल साहब, जब से बचपन से फौज और हमारा एक अलग सा ही नाता है। हरियाणा का आदमी चाहे फौज में ना हो पर खुद ने फौजी समझा करे अपने, है ना, अटैचमेंट है। और जो फौजी अफसर होते हैं उनकी बात सुनने में और बड़ा आनंद महसूस होता है। उनकी वो जब वो बताते हैं फौज में यहाँ ऐसे हो गया था, मैंने ये कर दिया, तो वो बचपन से वो कहानियाँ सुन के बड़े होते हैं हरियाणवी लोग। यस। लेकिन एक चीज़ और भी इसके पैरेलल कही जाती है कि जो फौज के अफसर हैं वो रिटायरमेंट के बाद है ना, हरियाणा में उतना एडजस्ट नहीं कर पाते जितना होना चाहिए। लेकिन आपके साथ ये उल्टा है। आप की रिटायरमेंट के बाद से और अब तक का अगर आपकी जर्नी पे बात करें, क्योंकि चूंकि 3-4 बार तो आप चैनल पे ही आप बातचीत रख चुके हैं, आप एकदम से बिल्कुल सैनिक से है ना कन्वर्ट हो गए समाजशास्त्री के रूप में। तो आज मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये बताओ कि एक फौजी अफसर समाज में कैसे एडजस्ट होता है और आप कैसे एडजस्ट हो पाए। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमन, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक से ज़्यादा बार आपकी बहुत ही पॉपुलर चैनल के ऊपर आपने मुझे मौका दिया अपने विचार साझा करने के लिए। आज का जो विषय है, मैं पिछले 2-3 पॉडकास्ट में मैं अपने मिलिट्री कैरियर के बारे में आपको बताया, तफसील से बात किया। मतलब
उसके बाद जो है सडनली पिछले तकरीबन 2 डिकेड्स, तकरीबन 20 साल से 2007 जनवरी में मैं सुपरनोवेट हुआ और उसके बाद में मैं सीधा ही समाज में आया। और समाज में भी समाज का जो ऊपरले दर्जे का जो व्यवस्था होती है वो हमारी खाप पंचायत है जी। और मेरा लॉन्चिंग ही खाप पंचायत में हुआ। सीधा वहीं से पोत से खाप में आगे सीधे। तो मैं बॉटम अप नहीं, मैं टॉप डाउन हुआ ऐसे कि मैं जैसे रिटायरमेंट होके आया तो मैंने पहले भी कहा था, आई एम फ्रॉम ए फार्मर सोल्जर फैमिली हु हैव बीन, वो बिना पीछे के प्रधान रहे हैं। हमारे पास में हम साधन आधारित प्रधानी नहीं की जी। हमने मेरे पूर्वजों ने एक सहमति से, संवेदनशीलता से वो उनको लोगों ने माना। परदादा थे, दादा हुए, पिताजी तो और भी ज़्यादा सामाजिक थे। तो ये जो चीज़ मेरे को मिली वो मेरा आधार है। और मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ, आपके श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हालांकि मैं प्रोफेशनली एक बिल्कुल जो रेगुलर चैनल है, सैनिक स्कूल, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और आर्मी में रहते हुए 2 ही किस्म के फील्ड हैं, बहादुरी और कार्यशैली, उन दोनों के लिए मैं डेकोरेटेड हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के लिए भी और ब्रेवरी के लिए भी जी। मतलब जो मिलिट्री कैरियर में जो ऊपर चोटी का जो अचीवमेंट हो सकता है, ऊपर वाले की देन से मुझे उसका आशीर्वाद मिला, मुझे करने का मौका मिला, वो मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार। ये मेरा मुकद्दर है कि मुझे एक सामाजिक फील्ड में आना था, जिसको कहते हैं डेस्टिनी कनाइव्ड। मतलब भाग्य भी षड्यंत्र करता है आपके साथ जी। डेस्टिनी कनाइव्स। मैं जैसे रिटायरमेंट होके आया था तो मैंने तय किया था कि मैं री एम्प्लॉयमेंट या नौकरी नहीं करूँगा। अच्छा, पहले से तय था? पहले सेट था। छक भी लिए होगे ना सैनिक स्कूल से लेके इतना लंबा? मैंने तो 4 साल री एम्प्लॉयमेंट होती है आर्मी में, मैंने वो भी नहीं की। अच्छा। मैंने कहा नहीं, हम इनफैक्ट मेरे पास एक री एम्प्लॉयड ऑफिसर था, उसने कहा सर आपका जो अंदाजे कमांड है इसको आप री एम्प्लॉयमेंट में खोना मत। मैंने उससे दिनों फाइल बंद कर दी। तो मेरे को मैं नया आया था, वाइफ वॉज ए केंद्रीय विद्यालय टीचर, आई हैड नथिंग मच टू डू। तो मेरे को एक दिन शाम के टाइम खरखौदा हमारा थाना लगता है, उसके एसएचओ हैं, बड़े पुलिसमैन प्लस सोशल मैन, कम्स फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली, दड़ौली के हैं, कुलदीप सिंह देसवाल जी। उनके पिताजी से मेरी दोस्ती हुई थी, वो उसके बारे में जिक्र करूँगा। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि साहब यहाँ पे दैया खाप में एक जो फैमिली फ्यूड है, 2-3 मर्डर हो चुके हैं। आप जरोट की बात कर रहे हो? हाँ, मैं जरोट की बात कर रहा हूँ। वो तो बहुत ही चर्चित है हरियाणा, बहुत चर्चित था। उस टाइम पे जो है उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि साहब दैया की पंचायत है और आपको आना है। तो मैं थोड़ा मजाकिया स्वभाव, मैंने कहा एसएचओ साहब हमारे तो बाप दादा कभी थाने नहीं आए, तो मैं इसे नहीं लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा कि कर्नल साहब को इन्वॉल्व करो इसमें। खरखौदा अनाज मंडी में 2,500-3 हज़ार लोग बैठे थे और मैं पहली बार अपने रिटायरमेंट के जस्ट बाद कोई 2-4 महीने हुए थे, मेरे को खड़ा कर दिया। 2,500-3 हज़ार भाईचारा की नफरी थी। तो मैं थोड़ी कविताएं भी करता हूँ, तो मैं एक कपलेट लिख के ले गया था, क्योंकि धर्मेंद्र जी मेरा जब मैं 1964 में सैनिक स्कूल गया तो उस समय का जो हरियाणा का जो पिक्चर थी दिमाग में, वो था मेरे दिमाग में वही थी। और 45 साल तक मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था। आप फौज में थे? फौज में थे, और छुट्टी आता था, पिताजी माताजी थी वहाँ पे,
उनके साथ में छुट्टी बिताता था और पूरे गांव का चक्कर मैं ज़रूर काटता था। मैं गांव के जितने हमारे 2 पान्ने, 8 ठोड़े और 4 समाने, उनके सभी जातियों के बुजुर्गों के नाम मुझे आज भी याद है। इनफैक्ट मैंने एक कविता के रूप में अपने गांव की लिखा था। मैंने एक बड़ा फंक्शन किया था गांव में। तो वो जो 45 साल तक जो मेरी इमेज थी, उसको लेके मैं उस पंचायत के सामने खड़ा होकर मैंने एक कपलेट बोला और मैंने कहा, सैलाब तबाही का आया और रहनुमा चुप रहे, ओढ़ बादशाही का लिया चाहे कोई कहे ना कहे। दैया को बादशाही बोलते हैं ये। माँ तुम कड़े के बादशाह हो, तुम अपने घर के मसले को हल नहीं कर सकते, और यहाँ तक बात आ गई। और पता नहीं ऊपर वाले ने कुछ मेरे से कहलवाया। मैं कहा अगर मेरे को मौका दो, मैं 5 मिनट में इस मसले को हल कर दूँ। ये कह के मैं बैठ गया। वो पंचायत चली कोई 1.5-2 घंटे सारे। उन्होंने एक कमेटी बनाई। मैं SDO साहब थे, मोर साहब पब्लिक हेल्थ के, उनके पास जाके चाय पी रहा था। तो उस कमेटी में हमारा एक गांव का आदमी था बुजुर्ग, उसका फ़ोन आया। कहता साहब चले तो नहीं गए? मैं कहा ना, मैं साहब SDO साहब के पास बैठ। कहता आप रुकना, हम आ रहे हैं। वो कमेटी मेरे पास आ गई। वो मेरे को कहने लगे कि आपने पंचायत में कहा था कि मसले को 5 मिनट में हमारे तो को ना हो रही हो। कोई कम से कम भी 2 साल हो गए होंगे। आप कर दो जी। हाँ आप कर दो। मगर कमेटी आपकी है, पंचायत ने आपको जिम्मेवारी दी, इसे नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर एक काम करो, SHO करखोदा को बोलना मेरे को। उसकी 2 पार्टियां थी। अच्छा वो पूरा एक बार मसला बताओ, क्या मसला था? मसला था कि जरौट गांव में एक्चुअली क्या है, डोमिनेंस का मसला होता है हमारे समाज में। मूछ रखते नहीं ज़्यादा लोग, पर सवाल मूछ का होता है जी। तो एक पार्टी का जवान लड़के का ट्रैक्टर पे म्यूजिक सिस्टम दूसरे वाले के घर के सामने बज रहा था। अच्छा जी। बात तो बहुत छोटी थी। उसने कहा बेटा इसने और कितने निकाले, हाँ आगन कर ले। वो तो हरियाणा का वो जवान आदमी बुला तो आड़े बाजेगा। फिर वहाँ गोलियां बजी। ओ। और उसमें 2 पार्टी थी। एक सूबेदार दलेल सिंह हैं, आज वो 96 साल के हैं। उसका पूरा परिवार रोहतक जेल में बंद था। अच्छा उसी झगड़े में? हाँ। और उसके दलेल सिंह के 24 साल के लड़के को छाती में गोली मारी थी। इसी विवाद बढ़ता बढ़ता ही। हाँ उसी में बढ़ते बढ़ते फिर उन्होंने किया जैसे तो होता कितने लोग इसमें मारे गए थे जी? इसमें मेरे ख्याल में 3 लोग तो मरे थे, 2 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, 21 आदमी सूबेदार दलेल का पूरा परिवार रोहतक जेल में बंद था। और दूसरा पटवारी साहब का जो धड़ा था, उनको गार्ड करने के लिए 2 ASI और तकरीबन 21 कांस्टेबल की गार्ड जरौट गांव में बैठी थी, तो अपना रेडियो कम्युनिकेशन लगा के। ये हाल था जब मैं इसमें आया। पूरा गांव का ही माहौल खराब हो गया। वो पूरा मतलब कति उसकी तकरीबन मेरे ख्याल में 100 के जमींदार है ये दलेल साहब। उसकी फसल खड़ी बर्बाद हुई। और कमाल की बात है, उसके घर में सिर्फ 2 बुजुर्ग महिला थी। गांव में उसको 2 टूक नहीं मिले उन औरतों को। वी आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। जो ग्राउंड रियलिटीज़ की जो मैंने खुद देखा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो SHO साहब ने कहने लगे बताओ कितने बजे? मैंने कहा मैं खरखौदा आ जाऊँ, मैं तो रोहतक जेल ले चल। और वहाँ एक काद्यान साहब थे जेल सुपरिटेंडेंट, और लंबे धाकड़ मजबूत आदमी। तो वो कहने लगे कि ये कर्नल साहब हैं, ये सूबेदार साहब दलेल से मिलाओ इनको। तो वो हंसने लग गया। तो वो कहने लगा कि उस दौर इतने लोग आ लिए, वो किसी की मानता है नहीं। दैया की पंचायत आ ली, रिश्तेदार आ लिए, समाज आ लिया, वो किसी की नहीं सुनता, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे। तो मैंने कहा वो कोई बात नहीं, वो मिल लेते हैं। कोशिश करना फ़र्ज है। जो समाज की तरफ से जिम्मेवारी है, देन आई शुड डू इट। वो डोडी सी जो होती है मीटिंग प्लेस, वो इधर से आया, मैं इधर से गया। हम दोनों ने हाथ मिलाए, ना वो बोले ना मैं बोलूँ, कि मैं भी आई एम ए प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट।
मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रह रहा हूँ, मैं तो ह्यूमन बिहेवियर का मास्टर हूँ। मजाक की अच्छा, वो भी नहीं बोल रहे थे दलेल साहब? दलेल साहब, अरे उसकी अंग्रेजी तो मेरे से बेटर थे। तो हम हाथ मिलाकर यूँ खड़े हैं, वो मेरी तरफ देख रहा, मैं उसकी तरफ देख रहा। मैंने उसको एक ही सेंटेंस बोला, मैंने भाई साहब, मैंने समय आ गया है। तो मेरे मुंह का न रखा हुआ। तो वो कहता है, उसने भी एक का सेंटेंस बोला, कहता है कि मेरा दैया का भाई और मेरा कर्नल साहब अगर आया है तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मन में थी उनके, समझो उन मतलब ही हैड दैट कनेक्टिविटी विद मी, आई डोंट नो व्हाई। और उन्होंने कहा कि पंचायत में आप जो भी कुछ कह दोगे ना, वो कोरे कागज पे मेरे दस्तखत मान लिया। उसी टाइम एश्योर उसी समय उस हमारी 5 मिनट की मीटिंग में, विदाउट एनी कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई वो टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं, सीधा ही 5 मिनट में मैंने कहा धन्यवाद। वो न्यून चला गया, मैं उरेन आ गया और ऑफिस में जाके बैठे। तो काद्यान साहब, ही गेव ए वेरी टॉन्टिंग काइंड ऑफ ए स्माइल। क्या मिला? आई जस्ट सेड हो गया। इसे क्या हो गया? मैंने कहा इट इज रिजॉल्व। इसे ऐसे कैसे हुआ? मैंने कहा रेस्ट आई विल एक्सप्लेन टू द पंचायत। मैं पंचायत में दोबारा गया, सेम डे पंचायत बुला रखी थी? हाँ, वो पंचायत 15 दिन के बाद फिर बुलाई गई। ओ, कितनी पंचायतें हुई जी उस मामले में? वो उस मामले में जो मेरे आने से पहले कई पंचायत हो चुकी थी, सब फेल हो गया था मामला। सरोखाप की भी सारी पंचायतें हो चुकी थी। मेरे ख्याल में कुछ पंचायतें पहले हुई थी, तो 1.5-2 साल से मसला चल रहा था। मेरे टाइम पे ये 2 हुई जो मैंने अटेंड की। अच्छा, 2 ही हुई? हाँ, आपके आने के बाद? हाँ, मैं दूसरी में हल ही कर दिया। फिर तो वो उसमें आगे ना ये मिस्टर नवदीप विर्क साहब एसपी साहब होते थे। एसएचओ कुलदीप सिंह देसवाल के उसमें और एसपी के ब्लेसिंग्स एंड कोऑपरेशन के साथ में दिस वाज रिजॉल्व्ड। दे वर वंडरफुल ऑफिसर्स। अच्छा, तो थोड़ा विस्तार से बताओ सर, वो लास्ट जो पंचायत थी उसमें क्या हुआ? लास्ट पंचायत में फिर मैं वहाँ गया। मैंने कहा भाई मेरी सूबेदार साहब से मुलाकात हुई है, एंड उससे पहले मैं दूसरी पार्टी के पास गया। अच्छा। तो वो बुजुर्ग आदमी थे, पटवारी जी थे, वो उस ग्रुप के, उस परिवार के इंचार्ज हेड थे। तो कहने लगे आओ कर्नल साहब, हमारा तो नौता था रहा है, आप बचपन में निकल गए थे। तो मेरे फादर भी पटवारी थे। तो कहता हमारा तो घर है। मैंने जी मेरा काम और भी आसान हो गया। एंड आई सेड इट हैज़ टू बी रिजॉल्व। ये कोई तरीका है? घर में वो बेटियां हैं, यहाँ पे 20-22 ये पुलिस वाले, भाई ये सिस्टम में बाहर बैठे हैं, छोटे से छोटा काम करना हो तो इनकी अगुवाई में हो, इनको बता कि ये कह तो मतलब परिवार खराब कर रही है। एनीवे दे बोथ कॉम्प्रोमाइज and they agreed to compromise, and then the administration took on with court। क्या समझौता हुआ था जी? समझौता ऐसे हुआ कि पाछली बातें ने मिटा दें, मिट्टी डालो। और कमाल की बात है धर्मेंद्र भाई कि जिस दिन सूबेदार दलेल और उसके परिवार की रिहाई हुई, अगले दिन दूसरे परिवार की लड़की की शादी थी और विदाई सूबेदार साहब ने करी। देखो ये हमारा समाज है, इसको बहुत गहनता से समझने की जरूरत है। अच्छा, उस जो परिवार बेटी थी पटवारी साहब के परिवार की, दूसरे उनकी जो विदाई है वो दलेल साहब कर रहे थे। ही वाज इनवाइटेड, ही वाज इन्वॉल्व्ड। मतलब लड़की की शादी तो ऑब्वियसली उन्होंने, जबकि दोनों परिवारों में से कितनी मौतें हो चुकी थी। हाँ, जब सब कुछ हो चुका। ये हमारी खासियत है कि हम इतने उदार स्वभाव के हैं, उग्र भी हैं, उदार। वो छोटी सी बात पे तो इतना बड़ा बवाल हो गया, इतना बवाल हो जाए। वो क्या है ना कि गंडा ना दे बेली दे दे।
तो जब देने पे आता है तो ये हमारा एक हरियाणवी का ये उदारता का जो एंगल है, हमें तो हर रूप से स्टडी करने की जरूरत है. अनफॉर्चुनेटली थिंग्स हैव नॉट बीन एड्रेस्ड. तो दिस इज़ व्हाट ब्रीफली वाज. मैं उनसे सूबेदार साहब से, इनफैक्ट वो 96 साल के हैं. अभी रिसेंटली कोई 15 दिन मैंने अपना एक उनका इंटरव्यू डाला था. अच्छा. हाँ, मेरे फेसबुक पे है. सूबेदार दलेल सिंह, ही वॉज लिटरली ऑन डेथ बेड. ओह, ठीक है. वैसे यादाश्त वगैरह. हाँ, तो ही वॉज सेइंग कि कर्नल साहब से मिलाओ. याद किया आपको? वो मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट था. अपने लड़के को, ही वॉज चेयरमैन ऑफ ब्लॉक समिति खरखौदा, वेरी प्रोमिनेंट बॉय. कहता मैं कर्नल साहब से मिलाओ. तो उसके अलावा उसको कुछ याद नहीं. चोरी छापरिया नहीं याद करा करे आदमी, है ना. तो वो मतलब वो आखिरी वक्त पे आया हुआ था. तो इसे कौन से कर्नल साहब, ना उनका मेरा नंबर था, क्योंकि जो उनका फ़ोन में मेरा नंबर था वो डिलीट हो गया वगैरह वगैरह. एनीवे, उसने फिर एक बात याद थी, हमारा जो समझौता था उसमें कर्नल साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी. तो देन उसने फिर गांव से लोगों से बात की, गांव से मेरा नंबर लिया, ही रैंग में आप. वी वर टुगेदर फॉर 45 मिनट्स. अब अगर आप मेरी फ़ोटो और वीडियो देखें तो इंसानियत चीज़ क्या होती है, कनेक्टिविटी क्या होती है, आत्मा से रूह, वो उसके चेहरे पे है. फिर दूसरी पार्टी का मैं बताऊं, एक दिन मैं सोनीपत से खरखौदा आ रहा था. जरोट के बस अड्डे पे पटवारी जी खड़े, तकरीबन 89-90 साल की उम्र हो चुकी, बिनाई बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी. मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा मानस तो वो है. मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मैं खुद ही ड्राइव करता था, मैं बहुत घूमता था. मैंने उनको बैठाया. उसने पूछा, मैंने रिवर्स किया तो एक आदमी खड़ा था कि तना बुलाओ है, वो ऊँचा सुनना. तो वो कहना कौन से, बोला को जानकार होगा जब तो बुलाओ है. उसने दरवाज़ा खोल के जब अंदर की तरफ झांका, धर्मेंद्र भाई, उस इतने बड़े बुजुर्ग ने मेरे पाँव के हाथ गाला. मैं कहा देखिए पाप मत करिए. वो कहने लगे आपको नहीं मालूम कि आप कौन हो. कहता ऊपर वाले का शुक्र है आप बीच में आए और हमारा मसला हल हो गया. कहने का मतलब ये है कि जो इस किस्म के विवाद में पड़ते हैं वो बहुत भारी कीमत चुकाते हैं. आज बगैर सोचे समझे समाज के सर विखंडन ही हो गया जी, मानता ही नहीं कोई, किसी की बात ही नहीं मान रहा. फिर पर जब कीमत चुकानी पड़ती है ना, तब समझ में आता है. अकेले होते हैं. और पहले हमारी ताकत थी समाज की, भाईचारा बीच में पढ़ के उसको रिजॉल्व करता था. आजकल वो बात नहीं है, वो सुविधा नहीं है. अब सबसे पहले तो भाईचारा ही दूर करा जाए. वही दैट इज द वन. आप चाहे प्रशासन का देख लिए, पुलिस का देख लीजिए, भाईचारे का देख लीजिए, दे विल ऑगमेंट, दे विल इंक्रीज द डिस्प्यूट. नोबडी विल थिंक कि यार ठीक है गलती होगी, उसको रिजॉल्व. तो इसका मैं जिंदा था. एनीवे, दिस इज ब्रीफली वॉट जरोट. अब सुख शांति है जी बिल्कुल वहाँ पे, बहुत शांति है. उन्होंने फिर बाहर खेतों में उनका एक डेरा है साहब. बड़े बड़े मकान हैं, चौगर्दे के फर्स्ट क्लास, सरसों खिलती है. और देखो अगर वो उसी में घुसे रहते तो बर्बाद हो गए होते दोनों ही पक्ष. मैं लास्ट मीटिंग में उसने मुझे एक बात कही, जवान उसकी बहू. तो उसने कहा कि बेटी बदला लूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बदले का रूप अलग होगा. मैं एक और विधवा उस परिवार में देकर मैं हासिल कुछ नहीं करूँगा. कितनी बड़ी बात है भाई. ठीक है. और फिर उस परिवार में अभी भी एजेड नाउ, ठीक है, लेकिन बच्चे बहुत केयर करते हैं, साधन संपन्न है, खुश हैं सब. अब बात कितनी छोटी थी ना, देखो कर्नल साहब आप अगर देखे जाए तो मतलब तो ये मेरा वो उसने टोका, वो बच्चा वहां से चला जाता, ये बिल्कुल बात खत्म थी. बिल्कुल. वो अपने थोड़ी देर कान बंद कर लेता तो बात खत्म थी. वही पर वो होनी होती है. उन्होंने यही कहा. मैंने आखिर में पिछली मीटिंग से पूछा कि मेरे को कुछ ऐसी सीख दो. तो उन्होंने एक बात कही
कि आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, वो जो कराना होता है ना तो रास्ते भी वो ऐसे ही बता देता है। अच्छा, और फिर वो करने पे तो ये मेरा सामाजिक उसमें आने का बहाना बना। और उसके बाद फिर मैंने मुड़ के एक्सपोजर भी तो बड़ा मिला आपको ना शुरू में ही हालांकि मेरे- बड़ा दुखदाई घटनाक्रम था, हाँ। लेकिन आपने सीखा तो आपने बहुत कुछ होगा जिंदगी में। सीखा। फिर मैं मेरे एक नोन थे, पारिवारिक नोन थे, जन साहब थी, वह चेयरमैन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक दिन ऐसे ही करने क्या गया, नाम? जन खरब, राममेर खरब। तो गुड़गांव में रहते हैं। मैं एमडीआई में मैंने मैनेजमेंट का रीसेटलमेंट कोर्स किया। तो एक दिन मैं ऐसे चाय पीने चला गया उनके पास, पुरानी पिताजी के टाइम की दोस्ती। कहने के क्या करोगे? मैंने कहा कि नौकरी नहीं करूँगा। ही सेज क्यों? मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है, पेंशन अच्छी है, वाइफ जॉब में है, एक बेटा एक बेटी हैं, वो भी अपना लॉन्च हो गया, अपने को कोई जरूरत नहीं। घना दिन भी दुखी करेगा। क्यों काम करो? मैंने कहा अब तो समाज में रहेंगे, इसे मेरे साथ आ जाओ। तो उन्होंने एक रीजनल कमेटी में मेरे को कॉप्ट करके पलवल से सिरसा तक जो गौशाला हैं उनमें ग्रांट सैंक्शन करने के एज ए इंस्पेक्टिंग ऑफिसर मेरे को। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि पलवल से लेकर नाथुसरी, चोपटा, बट्टू कला, पता सारा एरिया देख लिया। सारा कलायत, कैथड़, मतलब जितनी प्रोमिनेंट गौशालाएं हैं वो मैंने विजिट की हैं। मैंने देखा है कि सही माने में एनिमल वेलफेयर की कॉन्सेप्ट क्या है। हालांकि वी हैव गॉट मैक्सिमम गौचरलैंड इन हरियाणा, वी हैव गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ गौशालाज इन हरियाणा, वी हैव वेरी बिग गौशालाज इन हरियाणा। लेकिन प्रोफेशनल उनको एक फाइनेंशियली वाइबल बनाने की सोच नहीं थी। तो आचार्य बलदेव जी, बड़ा नाम है, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ हमें रास्ता बताओ कि इन गौशालाओं को फाइनेंशियली वाइबल कैसे किया जाए। उनके साथ बहुत नज़दीकी से मेरे को काम करने का मौका मिला। फिर हरियाणा में गौ सेवा आयोग हमारे संघर्ष से, जिसमें श्री कुलदीप देसवाल जी के पिताजी सूबेदार रामचंद्र, जिनके जो उनकी शक्ल मेरे पिताजी से मिलती थी, मैं उनसे बहुत क्लोज हुआ। और अभी भी उस परिवार के साथ मेरे बहुत सर एक बार मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आचार्य बलदेव जी, हाँ अगर आप ये पूरा इलाका देखें आर्य समाज का, तो आचार्य बलदेव जी एक मतलब बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रही हैं। उनकी कुछ खास बातें बता सकते हैं, किस तरह के व्यक्ति थे वो? 3-4 इंस्टांसेस बहुत हुए। जो आध्यात्मिक इंस्टांस ये हुआ कि यहाँ पे एक मठ है रोहतक में, जो इनका दयानंद मठ है। उस मठ में एक दिन प्रोग्राम था, आई वॉज इन्वाइटेड देयर। तो मैं थोड़ा सा जल्दी पहुँच गया। तो उनका एक कमरा सा था, उसमें वो कहने गए कि यहीं लिया उनको, वो अभी प्रोग्राम तो शुरू होने वाला है। आध घंटा जो है मैं और आचार्य जी इकट्ठे थे और आध्यात्मिक से विचार विमर्श को हो या सोच को हो, कुछ भी कहिए उसको, हमें वार्तालाप करने का मौका मिला। उन्होंने कुछ, मैं नेचुरली थोड़ा सा अलाइंड हूँ। आई डोंट बिलीव इन दीज रिचुअल्स इन दिस थिंग, बट आई एम अलाइंड टू माई फेथ। वो मेरा इंटरनल मैटर है। तो वो कनेक्टिविटी वहाँ जो बनी, मैंने देखा कि वो एक अलग ही आत्मा मुझको, वो प्रोग्राम्स वगैरह में बहुत हमेशा अपने पास ही मेरे को बिठाते थे। हिसार में एक प्रोग्राम में मैंने जो ये अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था उनको कि इन गौशालाओं को कैसे संभाला जाए। फिर सिरसा में हुआ था वगैरह वगैरह। मतलब ही वॉज ए यूनिक पर्सन। इसी जो आदमी जब पेट से उठता है ना, तो हमारी चारों इंद्रियां जो है कंधों से ऊपर हैं, सिर्फ पेट का ही मसला कंधों से नीचे का है। उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आदमी रेज होता है
उसको अध्यात्म कहिए, एवोल्यूशन कहिए, आप कुछ भी कहिए, उससे फिर एक चेहरे पे अलग ही छटा होती है, एक अलग ही उनका स्वरूप निखर के आता है, जिससे आप अट्रैक्टेड होते हैं। आचार्य बलदेव जी में वो था, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ में। फिर हरियाणा हमने कई मीटिंग की, संघर्ष किया, थोड़ा सा उजागर किया लोगों को, तो हरियाणा गौ सेवा आयोग बना। उसमें मेरे को फाउंडर मेंबर आचार्य देवव्रत जी भी थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनकी इंस्पेक्शन करने गया था कुरुक्षेत्र गुरुकुल में, छोटी सी गौशाला थी। बड़े मतलब डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, एक मतलब जिनके साथ है ना खुशी होती है बात करके मिल के। फिर वो बना दिया। फिर अल्टीमेटली फिर मैं कभी कॉलेज वगैरह नहीं, क्योंकि वो 10th के बाद एनडीए सीधा तो अब तो जान दिए भर्ती हो गए थे। जानते हैं भर्ती होने के लायक के लिए नहीं बना था, बिकॉज आई वाज वेरी, आपसे इंस्पायर हो गए तो मैंने दोनों बच्चों को सैनिक स्कूल भेज दिया। अच्छा, वो पिताजी का सपना था कि भाई, उनका एक स्क्वाड्रन कमांडर था अंग्रेज, तो ही सेज आई वांट माय सन टू बी लाइक हिम वन डे। आर्मड कोर में थे, 17 पूना हाउस में। उन्होंने सैनिक स्कूल भेजा, यहीं पे रोहतक से ही सेंटर होता था। सिलेक्शन हुई थी कुंजपुरा के लिए। राजस्थान का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरे नहीं हुए, तो उन्होंने पंजाब, उस टाइम पंजाब ही था, तो उन्होंने ऑफर किया कि भाई वुड यू लाइक टू सेंड योर सन देयर। माय फादर सेड यस। तो मैं आई रीच्ड राजस्थान। तो वो एक चित्तौड़गढ़ है ना? हाँ, चित्तौड़गढ़। वो एक चित्तौड़ियन बोलते हैं वहाँ, चित्तौड़ियन। फिर मैं एक फंक्शन वगैरह बहुत अटेंड किए मैंने, बहुत खाप पंचायत वहाँ देखा लोग। मैंने धर्मेंद्र भाई, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हमारी स्ट्रेंथ होती थी सोशल को मैं पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में आते हुए मैंने उसको सीक्वेंसली देखा है कि किस तरीके से इसका मैं पतन वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ए रियलिस्टिक। आपका सबसे बड़ा फियर क्या है हरियाणा को लेके? अभी क्या मतलब हरियाणा जो है, हरियाणा को डिफाइन करना ना मुगल कर सके, ना ब्रिटिश कर सके, ना अपने वाले कर रहे हैं। मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि हरियाणा को दूसरे के फ्रेम में फिट करके नहीं समझा जा सकता। और यू विल बी सरप्राइज, अगर हरियाणा को समझना है तो मिलिट्री प्रिजन से समझा जा सकता है। क्योंकि अगर इंडिया के ये नॉर्थ वेस्ट के एरिया को अगर आप परिकल्पना करें, और जितना भी एग्रेशन वगैरह हुए हैं उनका तकरीबन सेंट्रल एशिया और इधर से ही, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती थी, यहाँ रिसोर्सेज बहुत होते थे। पंजाब में बेसिकली दैट, जहाँ पानी है वहाँ रिसोर्सेज है। तो वी कैन से वी आर ए एक्सटेंशन, और जो हमारा समाज है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री है। आपने कहा ना शुरू में कि भाई ए हरियाणवी इज 50% सोल्जर एंड वाइस वर्सा टू ए फार्मर। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जी, हाँ, जिसने बचपन में वर्दी पहनने का सपना ना देखा। वो पहने ना पहने अलग बात क्यों है, उसको देखें, उसको समझने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। धर्मेंद्र भाई, हम हरियाणा को पॉलिटिकली डिफाइन नहीं कर सकते और धार्मिक रूप से डिफाइन कर ही नहीं सकते। अगर हमें समझना है तो वी हैव टू बी अंडरस्टूड मिलिट्रीली, बिकॉज मिलिट्री इज नॉट ओनली ए प्रोफेशन, पर अब तो इट इज ए वे ऑफ लाइफ। अब थोड़ा सा मैं, अब जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री यहाँ पे एक रोजगार का बड़ा जरिया था, और उसने हमारा सामाजिक आर्थिक सब कुछ परिवेश को बदला। पर अब तो मिलिट्री के रास्ते भी काफ़ी मतलब मंदे पड़े हैं, और यहाँ पे वो अग्निवीर आ गया है अब। तो उस सिचुएशन में आप तो चूँकि हरियाणा पूरा घूमते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी एट दिस सिचुएशन
इस समय हरियाणा किस स्थिति पे खड़ा है, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, हरियाणा का किस तरह का माहौल आपको दिखाई देता है, खासकर यूथ का? हरियाणा का जो है, थोड़ा सा गंभीर सवाल है ये, मैं हाँ मतलब नहीं, इसलिए आपसे आई एग्री विद यू धर्मेंद्र भाई। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव उसका नियम है और बदलाव को रोका नहीं जा सकता, बदलाव के लिए तैयारी की जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली हरियाणा में वो तैयारी नहीं है। नहीं हो गया। क्यों नहीं है? दैट हैज़ टू, बिकॉज हरियाणा जो समाज है वो ट्रांजिशन में है और ट्रांजिशन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इंटेलेक्चुअली, सोशली, मॉरली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि हरियाणा में इंटेलिजेंसिया नहीं है। हरियाणा लैक्स इंटेलिजेंसिया अटरली। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यहाँ पे वैचारिक दिवालियापन है। कहाँ से आती हैं चीज़ें? अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो लेटर्ड एंड स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से नहीं थे, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी। बिकॉज हमारी जीविका, हमारी वे ऑफ लाइफ साधन संपन्न थी, हमने उसको रियलाइज़ नहीं किया कि उसके अंदर क्या था। हमने उसको 2M दर्जे का मान के उसको अबंडन कर दिया, जबकि हम घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। बिकॉज मोर यू चेंज, मोर कांस्टेंट यू रिमेन। हरियाणा उस स्थिति में है। हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले एक पंचायत में था, मैंने कहा 2030 या मैक्सिमम 40 के बाद हरियाणा नाम की चिड़िया नहीं होगी। हो, अब मतलब 15 साल बाद? हाँ, another 10 years। इनफैक्ट अगर सही माने में देखा जाए, इफ यू आर ऑब्जर्वेंट एनफ, इफ यू आर ऑब्जर्वेंट, इफ यू आर फॉलोइंग द, इंसिडेंटली मैं टीवी नहीं देखता। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ जी, मैं पूरा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसको जो है, बिकॉज मैंने अभी भी हरियाणा आधा तो पूरा डाइल्यूट ही हो चुका है। मैं इट इज नॉट देयर। आई टोल्ड तकरीबन 400। अब सोनीपत को कोई हरियाणा का माने तो मानता रहे, है नहीं, वो चेंज हो चुका है। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। इनफैक्ट देयर इज अनदर वे ऑफ सीइंग इट, कि जो चीज स्टेज पे आ गई, गुड़गांव, फरीदाबाद, हाँ, पलवल, मेवात, ये कहाँ हरियाणा यू गॉट नथिंग। इनफैक्ट रोहतक, झज्जर। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, तो छोटूराम जी ने हमारे को मुश्किल से जीविका में हमें रास्ता दिखाया कि भी ऐसे हो सकता है। जैसे फेवरेबल लैंड लॉज बनाए, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एवरेज साइज ऑफ फैमिली 5 जवान होते थे, एक हाड़ी एक पाड़ी, 3 तुम सरप्लस हो, और तुमने राह बता दूं। वो 3 वहाँ चले गए। उनकी जो मनी ऑर्डर आए, हरियाणा को मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी रहा है सेकंड वर्ल्ड। बिल्कुल रहा है जी। इनफैक्ट जो मोनेटाइजेशन जो हुई है वो फौज के माध्यम से। मैं तो कई बार कहता हूँ कि कल्पना करिए कि अगर जो छोटूराम जी हरियाणवी समाज को फौज का रास्ता ना दिखाते तो आज हमारी सिचुएशन क्या होती, हम किस पोजीशन पे खड़े होते? प्रोफेसर जयवीर धनखड़ जी से मेरे काफ़ी नज़दीक में, आई अप्रिशिएट हिज इंटेलेक्चुअल लेवल। उन्होंने एक बात कही कि जो छोटूराम जी ने हमें जीविका के लिए संपन्नता की शुरुआत कराई। संपन्न नहीं हुए उनके टाइम पे हम, लेकिन शुरुआत कराई। लेकिन हरियाणा में एक कल्चरल सेंटर नहीं डेवलप हो सका। उसका सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि हमारी अपनी कोई राजधानी नहीं है। हाँ, एक बड़ा कारण है। हम गौरव करें भी, एक सेंट्रलाइज चीज किससे जुड़ेगा हरियाणवी? देखिए हरियाणा, फर्स्टली द वे इट इज, जो अलग अलग उनकी जो पहचान है वो अलग है, लेकिन मिलिट्री उसको जोड़ती है। मिलिट्री जोड़ती है। कैसे जोड़ती है मैं आपको बताऊं। दुनिया, हिंदुस्तान के इतिहास में जो बैटल्स लड़ी गई हैं उसमें मोस्ट फेमस बैटल्स आर बैटल ऑफ रजंगला, जिसमें 100% अहीर लड़के थे सदर्न हरियाणा के। बिल्कुल। बैटल ऑफ डोगराई, जिसमें एक्सक्लूसिवली जाट राइट अप टू राजस्थान थे जी। बैटल ऑफ फाजिल्का,
अगर इन तीनों बैटल्स को कलेक्टिवली जॉइंटली देखें तो एक हरियाणवी का रूप दिखाई दे जाएगा दिखाई मुकम्मल, देता है। कि वो कैसा है, वो उसमें कैसा कितना एग्रेशन है, कितनी उसमें रणनीतिक अक्षमताएं हैं, कितना सब कुछ है वो जो वैल्यू सिस्टम एक है। हम्म, मतलब डोगराई में भी हुआ, एक्सट्रीम पे था। कर्न हेड ने कहा जिंदा या मुर्दा डोगराई में मिलेंगे। लोग रहे मिले। रजंगला में 120 यूं के यूं। उन्होंने कहा कि पीछे नहीं हटे, आई सर्व्ड इन दैट एरिया। उस एरिया में 120 कंपनी कमांडर नो है। के नो। हाँ, वो मतलब दैट एरिया इज डिफरेंट। मैं फुकचे एक जगह है डेमचौक जहाँ से सिंधु नदी इंडिया में एंटर करती है, वजह कंपनी कमांडर है। सो आई नो द एंटायर इंडस वैली। उधर से काराकोरम में गया सियाचिन के लिए। आई सीन दिस एंटायर थिंग, कैसे लोग हैं, कैसे हैं। लोग तो बहुत कम है, वेरी थिनली पॉपुलेटेड। दूसरी बात क्या है कि हरियाणवी की ज्योग्राफी, भूगोल सबसे मजबूत है, लेकिन आज वो हमारी लाइबिलिटी है। क्यों? हरियाणा में जो चेंज हो रहा है वो डेमोग्राफिक है। हरियाणा इज बीइंग डिफीटेड डेमोग्राफिकली बिकॉज नीदर मुगल्स कुड डिफीट अस नॉर द ब्रिटिश कुड डू। नाउ अ डेमोग्राफिक इज इनफैक्ट द पॉलिटिक्स का, आज की जो पॉलिटिक्स है उसका एक रूप डेमोग्राफिकल है, जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। It's all depends on votes. Now who is voting? Got it. दूसरी बात है रिसोर्स। हालांकि कल्चर और त्यौहार सब के अपने हैं, पर मतलब ये बहुत नई परंपरा है हरियाणा में कि छठ मतलब उत्सव मनाए जा रहे हैं यहाँ पे, और तीज को बुलाया जा रहा है। एक बड़ी त्रासदी और है। हाँ। कि रिसोर्सेज सबको आपके चाहिए, हाँ। लेकिन नफरत आपसे सबसे ज्यादा करते सबसे हैं। ज़्यादा करता है। यू आर नॉट लवेबल। इनफैक्ट सही माने में नोबडी वांट्स यू हियर। लेकिन रिसोर्सेज जो आपके पास हैं वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आपका अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज की तरफ नज़र ले जाएं ना, तो पिक्चर बिल्कुल साफ है कि आपका कोई वजूद ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि द इंटेलिजेंसिया इज नॉट एबल टू फोरसी एंड प्रिडिक्ट एंड शो द वे कि हमें जाना कहाँ है। बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी में एक साल रहा, मैंने यूनिवर्सिटी सिस्टम को पढ़ा। बिकॉज गवर्नर ऑफ हरियाणा एक्सीलेंसी मेड मी मेंबर ऑफ एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड। वाइस चांसलर रिक्वेस्ट मी टू डू ए पायलट प्रोजेक्ट। हरियाणा में आज एक ही चुनौती है, बाकी सब इररिलेवेंट है, वो है युवा। अगर आपने युवा को नहीं दिशा दी तो आपका पतन और भी जल्दी होगा। क्या करते दिखते हैं आपको युवा अभी हरियाणा के? ऐसा है कि एकेडमिक्स का जो तरीका, जो स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल ही कहीं और चला गया, खत्म हो। अनफॉर्चुनेटली। हायर एजुकेशन, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो इवेंट्स की तरफ चले गए। पढ़ाई हो ना हो पर डांस जरूर होगा, उसमें 10 किस्म की ड्रेस होंगी। इनफैक्ट माय ग्रैंडसन रिवोल्टेड, ही सेज मैं नहीं जाता हूँ। ही टोल्ड द टीचर, ही सेज क्या ये फैंसी ड्रेस पहन के आओ, ये करो, ये मेरे बस का नहीं है। आई हैव टू विड्रॉ हिम एंड पुट हिम इन डिफरेंट स्कूल। बिकॉज ये एक इवेंट के माध्यम से, बिकॉज एजुकेशन इज हाईली कमर्शियलाइज्ड टुडे, तो इट इज वन अबाउट द अदर। युवा को यहाँ का युवा में आपको एक नौकरियां है नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं है, गांव में हुक्का पाड़ते हैं जी बच्चे खाली बैठे, खेत का काम शून्य हो गया है, खेतों में काम करते नहीं हैं, अनगाइडेड मिजाइल बन चुके हैं हरियाणा के युवा। मतलब दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, मतलब कोई विजन नहीं है, ना सरकार के पास ना परिवार के पास। सरकार के पास तो बिल्कुल होगा ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट ए प्रायोरिटी। वंस यू गिवन योर वोट, ही इज प्रायोरिटी समथिंग एल्स, यू आर नॉट हिज प्रायोरिटी। ये गलतफहमी है कि आपने वोट दिया, आपने वोट कैसे दिया वो जानता है, और उसने कैसे दिया वो भी अब जानता तो वैसे है। भी जरूरत नहीं है अब तो यू आर नॉट ए प्रायोरिटी, तो फिर क्यों गलतफहमी में रहना। अभी देखिए ना, एक नया ट्रेंड आ रहा है। जमीन के दो पहलू होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है वैल्यू एडिशन।
हमारे जो पूर्वज हैं वो जमीन को रेवेन्यू के रूप में यूज नहीं करते, वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन करते थे। आज जमीन को हम सिर्फ रियल एस्टेट के रूप में देख रहे हैं। ये और खतरनाक है जी। मैं कह रहा हूँ कि हो रहा है, हम्म, ये हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली नोबडी टॉक्स बिकॉज एवरीबडी इज इन अ हरी टू गिव। अरे भाई आके ले जाओ, नॉट रियलाइजिंग कि जब एक कोई भी व्यवस्था इतनी पतन की तरफ जाती है तो एक स्टेज आती है, उसको बोलते हैं इंटरनल डायनेमिक्स। फिर वो जो चलाने वाला होता है उसके हाथ में नहीं रहती, फिर वो इंटरनल डायनेमिक्स उसको टेक ऑन कर लेती है और उसका दिशा निर्धारण पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि उसको मैं इसी समाज के सफ़र में मैंने बहुत कुछ दिया है अपना, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने का शौक़ है। एक फिनोमेना है 4D का। एक तो है M3 सिंड्रोम, ये मेरी अपनी टर्म्स है। क्या है जी M3 सिंड्रोम? M3 सिंड्रोम ये है कि जितनी भी सभाएं होती हैं, मंच सजता है, हर आदमी की एक ही प्रायोरिटी होती है कि उसको मंच पर जगह मिले और मंच पर बैठते उसको कोई माला पहनाए और माला पहनाते उसको एक हाथ में माइक दे दे। M3 है? M3 ठीक है जी। M3 सिंड्रोम से पीड़ित है। मैंने इनको सबको देखा है, चाहे वह खाप पंचायतें हों, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई पॉलिटिकल मीट हो, चाहे कुछ भी हो। गुड, बहुत बढ़िया। ये M3 सिंड्रोम से पीड़ित है हमारा समाज जी, खासकर जो अपने आप को अगवा बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरा है 4D। हाँ, जब हम कहते हैं डेवलपमेंट, जिसको विकास, वेरी पॉपुलर टर्म, जब कोई भी चीज़ को हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उसका सीधा सीधा अगला कदम है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप एक जगह का नवीनीकरण करने का दावा करते हैं तो आप वहाँ जो रह रहा है उसको हटाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे। और जैसे आलना छूटेगा वो चौंचो चिट करता चला जाएगा, पर ये जाते समय कह जाएगा कि तुमने ये गलत किया। एंड देन देयर विल बी डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड व्हिच इज हैपनिंग। एंड डिस्कॉर्ड एंड डिस्प्यूट इन ए सोसाइटी विल लीड टू डिस्ट्रक्शन, एंड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन इट विल अगेन कम टू डेवलपमेंट। वो जो चक्कर है वो मैं आई कॉल इट ए 4D फिनोमेना नाउ विच इज हैपनिंग। तो ऐसे करके हरियाणा की जो ज्योग्राफी है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अगवा थे, इनफैक्ट एक छोटू राम जी नहीं होना चाहिए थे, यहाँ पर हजारों छोटू राम जी होने चाहिए थे। जरूरत तो थी, जरूरत थी, लेकिन आप ये देखिए कि जो छोटू राम के बाद दूसरा छोटू राम पैदा नहीं कर पाए हम, दूसरा ही नहीं किया, जबकि हर आदमी को छोटू राम। और आज तो गांव गांव में जरूरत है इनकी। मानते हो ना इस बात को भाई? क्यों? क्योंकि हम जो है उस लेवल पे नहीं उठ पाते थे, बिकॉज हमारा जो लेवल ऑफ हमारा वे ऑफ लिविंग था ना, अगर आप राजपूताना को देखें, दे आर द पीपल ड्रिवन बाय फोर्ट मेंटेलिटी। फोर्ट मेंटेलिटी कहती है कि एक जगह पे सभी साधनों को इकट्ठा कर लो और उसको डिफेंड करो। ये है फोर्ट मेंटेलिटी। भाई रहना भी वहीं पे है, लड़ाई वहाँ पे, भंडारण भी वहीं है, सब कुछ हुआ है। थोड़ा बहुत खेत खात का काम करो, वैसे ही नहीं होता, बिकॉज राजपूताना इज ऑल एरिड जोन, सूखा एरिया है, कोई वो तो है नहीं। वेयर एज आज वॉज डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, वो गांव में थी, तो गांव को पर फोर्स इट हैड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट इन एवरी वे। ये जो सो कॉल्ड 36 जात का ये कोई जात वात नहीं है, ये इट इज एवरी सेगमेंट इन ए पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन एंड देयर वाज इंटरडिपेंडेंस। जब कुम्हार के यहाँ से मटका नहीं आएगा तो हाड़ी ठंडा पानी कैसे पिएगा शीशम तड़ा दर के? ठीक है सर, लेकिन वो पुरानी व्यवस्थाएं थी, वो पुरानी व्यवस्था थी। हम पुरानी को तो भूल गए और नई बनाई नहीं, और जो नई बनाई वो किसी और की है, हमारी नहीं है। जो बदलाव आया 47-48 में, जो चेंज आया है, हम जागरूक नहीं थे उस चेंज को कैसे हैंडल करें। आस्ता आस्ता वो ही आप पे हावी हो गया
अपने को 2 नंबर का, अपनी गाड़ी को 2 नंबर का कह दिया और उसको कहता है कि इससे तो बढ़िया कुछ सही नहीं। वी आर अगेन कमिंग बैक टू दैट। क्यों? क्योंकि जो साधन आपने एक सोशल मीडिया में एक ट्रेंड देखा होगा, इतने लाख का पैकेज छोड़ के खेती पे आ गया। हाँ, आजकल थंबनेल ऐसे बनाते हैं, है ना? हाँ। हालांकि मैं सच बताऊं तो मैंने ऐसे कई मॉडल देखे, हाँ, वो ज्यादातर बेचारे असफल हो गए, असफल हो गए, क्योंकि गांव के लोग कोऑपरेट करते नहीं उनको। करते नहीं है। और वो जैसे आप सपना लेके आए, जैसे आपके दिमाग में चौमन वाला हरियाणा था, वो तो चूंकि आप समझदार थे तो एडजस्ट कर गए उन चीज़ों को, लेकिन अगर आप उसी फिनोमेना में जीते रहते तो फेल हो जाते जी। बिल्कुल। तो ये जो बेचारे पैकेज छोड़ छोड़ के आते हैं, ये एक दिन गिल्ट में भर जाते हैं ऐसे। वो इसका कारण है एक होता सोशल डिस्कनेक्ट। हमारे समाज की एक और प्रॉब्लम है, वो है कि वी आर सोशल डिस्कनेक्ट बहुत हाई ऑर्डर का है। बहुत पहले जींद में एक वो रविशंकर जी ने एक प्रोग्राम किया था, तो मुझे आई वाज आल्सो इनवाइटेड। ही सेज कि डाउरी सिस्टम के ऊपर हरियाणा में आपने बोलना है। मैंने कहा जी हमारा जो भाई शहर में चला गया ये उसकी देन है। क्यों? वो अपने बालका ब्याह करे, शहर में करे, बैंकेट हॉल में करे, और अपने गांव वाले भाई ने जरूर बुलाओ। वह जब उल्टी जाएगी तो वो उसका कौन ही मारेगी, तेरा के नाच जा रहा है, तो भी 20 लाख का शादी कर, जुगाड़ नहीं साला 2 लाख का, तो क्या हुआ? इसलिए तो कर्जों में है जी सब। दैट मीन इट ही इज गिविंग एस ए बैड एग्जाम्पल। सोशल मीडिया में कहते हैं इतने करोड़ का भात भरा, अरे कहाँ का भात? आप यू आर गिविंग ए रॉन्ग मैसेज, यू आर गिविंग ए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टू योर ओन ब्रदर, और आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा। सो दीज आर अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट इवॉल्व टू दैट मेंटल लेवल जहाँ हम इस बदलाव को हैंडल कर सकें। बदलाव की गति इतनी ज़्यादा है कि उसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते। आज कुछ है तो कल कुछ और हो जाएगा। खैर आप वो क्या करें जी, वो गणी गई थोड़ी रही। वही हाँ, तो गणी तो जा ही ली, हाँ। थोड़ी रह गई जी, देख लेंगे, इसने भी देखेंगे। हमारा कह दिया अगर ना, अगर देखी जाएगी। हरियाणा में तो इसी आई कॉल इट इमोशनल डस्टबिन, कि जब आप आपने कोई चीज़ प्लान की और वो कामयाब नहीं हुई, चुटकुला सुनाया था तो किसी ने, हम कह देखो ऊपर वाले ने बस यही था, दैट मीन दैट्स इमोशनल डस्टबिन। हमने अपने आप को मुक्त कर लिया उस टेंशन से। एक गादड़ हाँ, किसी प्रयास में कुएं में गिर गया, बिल्कुल। तो उसने बेचारे ने बड़ी ट्राई की बाहर निकलने की। ये इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा। हाँ जी, और वो आखिरी में थक हार के बैठ गया। आपने देखा और बोला कि ये रहने तो यह जगह बुरी को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हम उसको आपने एक सवाल पूछा कि मिलिट्री ऑफिसर्स समाज से डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हैं। हाँ, शुरुआत का यही था। हाँ, ये आपने एक सवाल किया था। इसी व्हेन वी मूव फ्रॉम द विलेज, जब मैं 60-70s की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर ज़माना दूसरा आ गया। 60-70s में जो चले गए तो एक थोड़ी सी एप्रीहेंशन थी क्योंकि हमारे वाला सौदा इतना अच्छा नहीं है, तो हमने फिर उसमें वैल्यू एडिशन किया और हमने उसको किसी तरीके से कोप अप किया ना। कोप अप करके फिर हम दूसरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में मर्ज हो गए। वो आम तौर पे सिटी बेस्ड है। जब तक जो है हम मुड़ के आए, वो गांव वाली परिस्थितियां चेंज हो चुकी, चेंज होगी जी। अब मेरे बहुत यार दोस्त हैं, मेरे से पूछते हैं यार तू तो, इनफैक्ट मैं उदाहरण बताता हूँ। बादड़ी में मेरे एक दोस्त थे ब्रिगेडियर वीरेंद्र गुड़िया, उनकी 13वीं थी, कम से कम 50-60 अफसर थे और वो मेरे तकरीबन सारे जानते थे बिकॉज मैं उस टाइप की मैं इंस्ट्रक्टर बड़ी यंग एज पे गया तो कनेक्टिविटी काफ़ी थी। तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कोई जनरल है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, कोई चीफ है, कोई कुछ है, वेरी पॉपुलर मैन। तो वो कहने लगे कि यार सुना तू गौशाला में भी जाता है। कहता यार दैया तू तो पंचायत भी, वो सबड़ी साइड यार ये दैया का प्रवक्ता भी है। तो मैंने कहा इससे यार तेरे को क्या मिला। इतनी देर में एक तकरीबन 80 साल के बुजुर्ग जो है एंटर करते हैं और वो नज़र फैलाते हैं और वो मुझे देखते हैं, वो सीधा मेरे पास आते हैं, कर्नल साहब स्वास्थ्य ठीक है। मैं उनको कहता हूँ मेरी यह कमाई है,
मगर आप लोग बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। हाँ, गोल्फ शाम को गोल्फ खेलते हो गए आप लेकिन ये वाला आनंद मेरे पास ये है। मेरी कमाई। मैं इनफैक्ट मैं एक दिन बहुत लेट जा रहा था, किसी ने कहा कि कहाँ है यार तू? मैंने कहा यार एक फंक्शन था, हिसार गया था ड्राइविंग। कैसा फील कर रहा है? मैंने कहा जैसे आधी विस्की का नशा हो रखा हो। हाँ सर, एक बहुत ही निजी सवाल पूछता हूँ आपसे, क्योंकि आपसे लगता है कि कुछ पूछा जा सकता है सर। यस यू मस्ट। जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, और खासकर जो किसी पद पे रहे होते हैं, और वो अपना जो बुढ़ापा है उसको ठीक ठाक कैसे बनाएं, मतलब कुछ टिप्स दे सकते हैं आप उनको? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है, आजकल की जो पीढ़ी है ना, वो उनके पास समय नहीं है माँ बाप के लिए बिल्कुल भी, और वो घरों में अकेले हैं या फिर बहुत ही अलग सा ही समय बिता रहे हैं। तो वो ऐसा क्या करें जिससे उनका जो ये जो सेकंड इनिंग है ये बेहतरीन बन जाए? अदर डे है ना, मेरा भाई मजाक कर रहा था, बोला भाई जिंदगी तो ठीक से, पुराने का सेंड ऑफ ठीक नहीं है। ऐसा है कि मैं पिछले 2015 में मेरी वाइफ चली गई थी। मैं पिछले तकरीबन 10 साल से अकेला हूँ। कभी बेटे के पास चला जाता हूँ, कोविड के टाइम। आप फुल बिजी आदमी हो, आपका क्या? तो मैंने अपने आप को देखो, जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो सबसे पहला जो नियम है, यू गॉट टू हैव ए शेड्यूल। अच्छा जी। अर्ली मॉर्निंग उठना और अपने आप पर फोकस रहना, किसी किस्म का व्यायाम करना, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कुछ भी कीजिए, और फिर अपने शरीर की अच्छी मसाज करें, अच्छा नहाएं, अच्छा पौष्टिक खाना खाएं जो आपको पसंद है। मैं कई बार तो ब्रेकफास्ट में खुद बनाता हूँ। अच्छा, कर लेते हैं। हाँ, कई बार सर्वेंट आया नहीं आती है, मैं कोई बात नहीं, आप चाय पीते पीते आटा गूंद लेते हैं, तिकोने परांठे बनाते हैं अपने मौज से। कहने का तात्पर्य यह है कि वी हैव ए टेंडेंसी टू गिव अप वेरी अर्ली इन लाइफ। हम है ना जेवड़ा बगाउन में। हाँ, मैं हैरान होता हूँ, 58 साल का होते ही है ना। हाँ, वो अपने वाले बूढ़े मान ले खुद ने। वो अपने कहावत है, वो बरोटा लेने जा रहा था खेत में, तो कोई जा था बुला रहा, हुक्मी तेरा तो छोरा हो गया, मुबारक हो भाई। उसने बरोटा उड़े घेर दिया, बोला रे यूं के, बोला अपने आप जवान हो गए, ठाने जाएगा। मतलब वी आर वेरी, ये तो छोरा ही ले जाएगा। वो उन लोगों की कहानी है जो लोग तकरीबन 1 किले की अगर आपने जुताई करनी है तो यू वॉक एटलीस्ट अबाउट 35 to 40 किलोमीटर्स। ये उन लोगों की कहानी है। मैं तो कई बार कहता हूँ जी कि आप और कुछ नहीं करते, हाँ, तो घर की सब्जी उगा लो, आप कुछ तो कर रहे हो, है ना। बिल्कुल 2-4 घंटे तो उसमें बीतेंगे आपके बढ़िया, और ऑर्गेनिक सब्जी मिल जाएगी आपको। नहीं, नॉट ओनली दैट, अगर हम क्या है, हम लेने के बड़े शौकीन, हम देने के नहीं हैं। हमें देना नहीं आता ही नहीं, हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है देने की। हाँ। हमें देने की कॉन्सेप्ट, अगर आप इनफैक्ट सही मानने में जो प्लेजर है ना, जो रूह की जो पोषण है, वो देने में है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, बहुत ही गुड ज्ञान की बात है। मैं कह रहा हूँ जो रूह का पोषण है ना, वो देने में है, लेने में कौन है। और इस बात का सारी उम्र नहीं मेरा लगता जी यहाँ पे। और मैं तो न्यू को 60 साल के बाद में और कोई मुक्त नहीं हुआ ना, उसके प्राण को ना छूटे। मैं सच कह रहा हूँ यार, ये मेरा अपनी फीलिंग, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी रिसर्च है, इसलिए मैं अपने आप को समाजशास्त्री बोलता हूँ। एज ए साइंटिस्ट आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई गैदर्ड, कोलेटेड एंड आई पुट इट टुगेदर। मतलब 60 के बाद तो समाज के हो जाओ, होना चाहिए। लेकिन पता है क्या, मेरे को बहुत से लोग मिले, बड़े इंटेलेक्चुअल, ऐसी बात नहीं है। इंडिविजुअली अगर उनके अचीवमेंट देखे ना भाई साहब, वर्ल्ड अभी क्लास अशोक गर्ग जी रिटायर हुए हैं कमिश्नर के पद पे, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि मैंने सर रिटायरमेंट के बाद क्या करो। आई सॉ योर पॉडकास्ट। हाँ, बोले यार बहुत काम है, हाँ, 2 घंटे झाड़ू लगाएंगे सड़क पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये है सोसाइटी को देना सर, है ना। हाँ। और नहीं तो आप मैं अधिकारी था, मैं फौज में अफसर था यार, मैं झाड़ू क्यों लगाऊंगा। मैं तो सोसाइटी को देते ही नहीं जी हम। बहुत पहले
फरीदाबाद के उस तरफ एक गांव है, हिसावटी है, +2 का स्कूल है। मेरे को चीफ गेस्ट बुला लिया, वहाँ एक पंडित जी आए हुए थे मथुरा से। उन्होंने भाई साहब जिंदगी को 4 शब्दों में निचोड़ दिया। अच्छा। अब वो मेरे ख्याल में 17-18 साल पहले की बात है। उन 4 शब्दों को मैं अभी, और मैं कहता हूँ, पंडित जी का जिक्र करता हूँ, भाई ये मेरे नहीं है। क्या बोला जी उन्होंने? उन्होंने कहा जिंदगी को 4 शब्दों में निचोड़ा जा सकता है। सबसे पहला है फर्ज। फर्ज। भाई अपना फर्ज पूरा करो, बिकॉज आप आए हो कोई काम करने के लिए, उसका आप आकलन करो, उसकी व्यवस्था बनाओ और अपना फर्ज पूरा करो। दूसरा है कर्ज, नो, दूसरा है अर्ज। अर्ज है भाई जिसको आप मानते हो ना, उसकी अर्ज गुजारिश करो। इसमें कोई बिचौलिया का सौदा नहीं है। ओशो ने कहा है जानना और मानना ये 2 अलग बातें हैं। आदमी को उसी को मानना चाहिए जो जिसको जाना है। अब कोई और किसी कहीं उड़गा आप मानने का, आड़े दुख जा, आड़े नो कर दे, आड़े नो कर दे, नो हो जाए, भाई मेरे बस का सौदा नहीं है ये। मैंने तो जिंदगी से ये सीखा, मैं इसी को जानता हूँ। फर्ज, अर्ज। अर्ज। तीसरा है अर्ज, फर्ज, कर्ज, मर्ज। अर्ज, फर्ज, कर्ज। आपने जो भी लिया है, जिससे भी ले भाई चुका दो। जब आप पैदा हुए हो तब हर चीज के लिए आश्रित हो। जब आप इस दुनिया से जाओगे हर चीज के लिए आश्रित हो जाओगे। तो किसी का तो लिया है, बस उसका किसी तरीके से वापस करो। मैंने अपने सामाजिक सफर में एक तरीका अपनाया। मैं धर्मेंद्र जी, मैं ज़्यादातर किसी के यहाँ रुकता नहीं हूँ, खाना ही बहुत कम खाता हूँ। अगर मैं किसी के एक कप चाय पी ली तो मेरे प्रयास ही रहेगा मैं उस घर के बच्चों को मिलूँ, उन्हें 2 बात बता दूँ, मैं समझूँ भाई मैं इस कर्ज से मुक्त हो गया। हम कर्ज लेते ले हैं, वो नहीं कर। आखिरी है मर्ज। हम ना मर्ज नहीं मिटा रहे। मर्ज शरीर की हो सकती है, संबंधों की हो सकती है, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। मर्ज है, मर्ज। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब। अर्ज, फर्ज, कर्ज, फर्ज, मर्ज। क्या 4 शब्दों में अगर आप फॉलो कर लें तो जिंदगी का निचोड़ है भाई साहब जी। और ये कभी आउटडेटेड नहीं होगा जी, कभी भी ना हो। आपके लिए भी लागू था, मेरे लिए भी लागू है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लागू है। बिल्कुल। इसी को तो आप कंटिन्यूअसली जो प्रोसेस, इस इंट्रो का पूरा निचोड़ यही है, अर्ज, कर्ज, फर्ज और मर्ज। ये 4 चीजें दूर कर 4 लो, चीजों ने जो अपना पूरी जिंदगी टिकी हुई है। ये जो है बहुत शानदार बात आपने बताई, मैं इसके लिए आपका हमेशा थैंकफुल रहूंगा। बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका है ना, मैंने आपको बहुत गहनता से आपके जो मैंने जो पहला सेंटेंस आपके लिए लिखा ठीक ठाक है जी, ठीक चल रहा है। अंदाजे बयां आपका बड़ा मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में कोर्स भी किया जी जी जी। कम्युनिकेशन के ऊपर, एंड एज डिप्टी ब्रिगेड कमांडर इन डिफरेंट CI वगैरह मैंने मीडिया को हैंडल किया है। लॉ का भी मैं एक्सपर्ट हूँ, जी। बिकॉज कोई कोर्ट मार्शल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा, मतलब उस जीवन को जिया है। मैंने नौकरी नहीं की, इसलिए मैं जल्दी हुआ। मैं अपने यार दोस्तों का था, यार मैं कराया, बहादुरी भी होगी और भाई प्रशासनिक वो भी क्षमता भी बड़ी प्रूव होगी, लेकिन मैं दिल से कभी अफसर नहीं बना। आज भी मैं, मेरे कश्मीरी लड़के, उनके परिवार, वो आज भी मेरे से कनेक्टेड है। इनफैक्ट आज ही कुपवाड़े से किसी ने मेरे लिए ड्राई फ्रूट भेजे, वो लड़की मेरे सूबेदार की लड़के की बहू, तो वो मेरे को फ़ोन कर रही है कि सर मैंने आपके लिए पार्सल भेजा। यार हम भूल गए जीना। तो एक चीज आपने याद दिलाई, मैं पूछ लेना चाहूँगा, जैसे कोर्ट मार्शल आपने एक शब्द का जिक्र किया, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कोर्ट मार्शल, जैसे शौर्य फिल्म में दिखाया, ये मतलब यही प्रक्रिया होती है कोर्ट मार्शल की या थोड़ी अलग होती है फौज की? धर्मेंद्र भाई, मैंने 3 कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था मैं, जिसकी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होती है। जो बीच में जो मेन आदमी बैठा था वो मेन नहीं, ही इज जस्ट ए मेंबर। ओके, ही इज सीनियर इन रैंक। ओके।
but he does not have out of the way authority to dictate. In fact, भाई जी, हमारे 5 लोग होते हैं, जूनियर मोस्ट मेंबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर. अच्छा, क्यों? जूरी में 5 लोग बैठते हाँ, हैं? 5 लोग. बीच में हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा है, सीनियर मोस्ट कर्नल साहब होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेरियस टाइम. उसके बराबर में हमारे जज एडवोकेट बैठता है, जो हमारी जज ब्रांच है. हाँ हाँ. वो ही रिकॉर्ड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स, ही कम्युनिकेट्स विद द पर्सन इन द विटनेस. जी. तो मैंने एक मर्डर का भी मैंने एक सॉर्ट आउट किया था. क्या वाकया था जी वो? वाकया जैसे हमारे जो फॉरवर्ड एरियाज होते हैं, उसमें सप्लाई का जो हमारी जो चेन है, उसमें बिग एंड स्मॉल डिपोज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन जो सर्व कर रहे हैं. उसी तरीके का मिकदार का स्टॉकिंग होता है, उसी तरीके से हैंडलर्स होते हैं जो डिफरेंट रैंक से. तो उसमें एक नायक ने, एक सिविल लेबर होते हैं हमारे जो सामान समून का इधर उधर करने, यंग लड़का था, रिसेंटली मैरिड. उसने शराब पी हुई थी, शाम के टाइम अंधेरे का बहाना लेकर उसको गोली ठोक दी, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट. I sorted out this case so well that the court gave, not me, I don't have any authority exclusively, the court gave 7 years RI. And we could prove. इसी हमारा क्या तरीका क्या है कि जब वहाँ उस कुर्सी पर बैठते हो, मैं 3-4 किस्म की कुर्सियों पर आया. मैं एज ए जज रहा, एज ए असेसर रहा, एज ए कॉम्बैट लीडर रहा. वहाँ पे जो मेरी जो कोर स्ट्रेंथ रही, वो मेरा 1964 का हरियाणा था. सामाजिक न्याय, उससे मैं कभी चूका नहीं. बात चाहिए, पंचायत चाहिए, बात चाहिए. बात सही यार. हाँ. और भाई आप वो तेरी सुन ली, तेरी भी सुन ली, पर भाई बात सही यार. हमारे यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी. दूध का. हरियाणी आदमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, न्याय की बात करेगा जी वो. न्याय की बात करेगा. अगर हम कुछ एक जो हमारे जो कोर वैल्यूज़ थी हमारी अगली जनरेशन के लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों की कुछ कोर वैल्यूज़ अगर आप अडॉप्ट कर लें तो आपका उद्धार होगा, नहीं तो आप गुलामी पे हैं. नोबडी कैन प्रिवेंट यू. बहुत सही. नोबडी कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गोइंग इनटू दैट स्लॉट. एंड एक उदाहरण जो अभी रिसेंटली मीडिया में आया था, ये एयर ट्रेवल का, अगर आप उसको सही मायने में उसको एनालाइज करें खुले दिमाग से, देयर इज अ वेरी बिग लेसन इन दैट. ठीक है सर. आपका मुझे लगता है आपको ना बिना नागा किए हर महीने एक बार तो आना ही चाहिए. हालांकि आपके लिए थोड़ा कष्टकारी होगा ये, नहीं कोई सोनीपत से आना, पर फिर भी आपके जो अनुभव हैं अगर वो समाज में डिलीवर होंगे, चाहे एक भाई पे असर पड़े उसका, वो फ़ायदा करेंगे. मेरा सौभाग्य होगा. और मैं तो आज से गांठ बांध लीजिए, अर्ज, मरज, फर्ज और कर्ज चारों चुकाएंगे, चारों दूर करेंगे. नहीं, आप तो पहले ही कर रहे हैं. यू आर डूइंग ए ग्रेट सर्विस. इसी देखिए, यू आर ए वेरी मॉडेस्ट, गुड नेचर्ड पर्सन. और आप जो काम कर रहे हैं और जिस अदा से कर रहे हैं, काम तो और भी बतेरे कर रहे हैं. ये प्रेम है जी एक्चुअली आपका. एक्चुअली वो आप फादर फिगर हैं तो वो मुझे उस नजरिए से देखते हैं, तो वो प्रेम है. तो उसमें मैं आई फील ऑब्लाइज्ड एंड आई फील हम्बल्ड. शुक्रिया सर. हर महीने मिला करेंगे. ठीक. और एक इन सामाजिक बातों पे ही बात करते हैं. मैंने ऊपर समाज नहीं सिखाए, और मेरे दोनों अपना जो लिया है वही दे दो वापिस. मैं उनसे जो लिया है ना, वो मैं परोस दूंगा. मेरा इसमें कुछ भी नहीं है. मैं बाबा फकीर आदमी मेरे. शुक्रिया सर. आपकी पगड़ी और ये जो फुलकारी है आपकी, ये बहुत अच्छी लग रही है. और वो एक चुटकुला सुना देता हूँ आपको. वो एक आदमी ऐसे अपना दौलडाहा लेके मेले में जा रहे थे बाबा. बता, मेरे को कई लोगों ने कहा कि यू ड्रेस अप टू द ओकेजन. मैंने कहा कि मेरी आर्मी ने करोड़ों रुपए खर्च किए मुझे ये बनाने के लिए. हाँ बिल्कुल. मैं उनका एक एम्बेसडर हूँ. मैं इसी पे बात करेंगे अगले टॉपिक में कि आर्मी डिफेंस क्या क्या सिखाती है आपको.
क्योंकि लोग तो सोचते होंगे कि वो सिर्फ युद्ध लड़ना सिखाती ना है। ना ना ना, वो बहुत चीजें सिखाती ये है। टैंक मैन वो फूलों की बात कर सकता है। हाँ, तो अगले एपिसोड में हम यही करेंगे कि डिफेंस क्या क्या सिखाता है इंसान को। थैंक यू, शुक्रिया सर, आपका बहुत शानदार लग रहे हो आप, और थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार।